Assalamu alaikum. This is the second session of Artificial Intelligence class. Today is 5th August 2021. Waiting for the participants to join. Screen is shared. Hopefully the students will join in a bit. जी अस्सलाम वालेकुम. अली हैदर आपने ज्वाइन किया है. ग्रुप पे मैसेज किया है मैंने. स्टूडेंट्स आर सेइंग दे विल बी कमिंग. लेट्स वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन. तब तक मुझे ये बता दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप तक. कोई डिस्टॉर्शन वगैरह है तो नोटिफाई कर दें. और स्क्रीन भी आई थिंक यस मैंने शेयर कर दी है. इफ़ इट्स विजिबल टू यू एंड इफ इट्स ऑल राइट then send me a chat message on Zoom. Let's wait for a few minutes. Hopefully बाकी भी ज्वाइन कर लें तो स्टार्ट करते हैं. सुबह की क्लास में भी कम स्टूडेंट्स थे, सो आई डोंट वांट कि हम बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाएं विदाउट all the other students as well. Let's wait for a few minutes. Furqan Nazir is asking about focal persons. Do you know the name of focal person of our uni? I applied for a job and where I have to give the name of focal person of university. I'm not sure about that, but if you are talking about the focal person for job placement in our university, that would be the Department of ORIC or maybe the Student Affairs. Um, what kind of a job is that? Is that like an internship, or why are they asking for the focal person? Is university referring the students? What is the case? इंटर्नशिप है तो यूनिवर्सिटी रेफ़र कर रही है आप लोगों को कि आप जाकर उस जगह इंटर्नशिप करें, या आपने खुद अप्लाई किया है पर्सनली स्पार्को में? आई थिंक दैट वुड बी द डिपार्टमेंट ऑफ और मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, बट इट शुड बी द एनी ऑफ द टू डिपार्टमेंट्स. ऑरिक होगा या फिर स्टूडेंट अफेयर्स होगा. तो उसके जो वो हैं डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स इज़ डॉक्टर आसिफ वगन. आप उनका नाम लिख दें, उनकी ईमेल जो है वो आपको मिल जाएगी ऑफ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे. या फिर ऑरिक जो है उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर आमिर, उनकी भी ईमेल आपको मिल जाएगी. आई थिंक स्टूडेंट अफेयर्स को आप मेंशन कर दें, दैट वुड बी ओके प्रॉबेबली. ठीक है, दैट शुड नॉट बी समथिंग जो कि आई थिंक जॉब प्लेसमेंट वाले रब्ता करें. अगर करें भी तो स्टूडेंट अफेयर्स तक भी अगर रब्ता हो जाता है उनका, तो इफ़ द फोकल पर्सन हैज़ चेंज्ड या किसी और डिपार्टमेंट को रेफ़र करना है तो वो स्टूडेंट अफेयर्स ख़ुद भी कर लेगा. सो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर आप डॉक्टर आसिफ वगन और उनकी ईमेल जो है वो वहाँ पे मेंशन कर दें. ओके, सो देयर आर 3 पार्टिसिपेंट्स इन आवर क्लास. We are going to start where we left off in the first session of today that happened early in the morning. So I hope the screen is visible to you all. Let's restart, resume from where we left off. We were talking about what are the consequences of thinking logically when building an artificially intelligent machine. We saw that intelligence is not only dependent on logic, it's not dependent on only ones and zeros, it's much more than that. As a human, when we are talking about intelligence, it's not something जिसमें हम सिर्फ yes और no के जवाब दे रहे हों. We most likely think of different scenarios, different levels of truths and false.
कितने हद तक बात सच है, कितने हद तक बात गलत है, कितने हद तक आप सही कह रहे हैं, कितने हद तक आप गलत कह रहे हैं. दोज काइंड्स ऑफ थिंग वी टेंड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू बी मोर इंटेलिजेंट. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि क्या ऐसा है या नहीं है. इट्स मोर अबाउट कि कब कब ऐसा है, कब कब ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट लॉजिक. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट डिजिटलाइजेशन कि आप सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस के ऊपर काम करें, जिसके हमने लास्ट क्लास में पिछले कुछ स्लाइड्स में भी यही देखा कि ह्यूमन ब्रेन को हम मिमिक कर सकते हैं, उसको एग्जैक्ट बना नहीं सकते इन मशीन्स, बिकॉज मशीन्स आर डिजिटल एज लॉजिक इज़ डिजिटल. बट वी कैन मिमिक दैट, यानी कि हम उसमें से कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं लॉजिक से रिलेटेड जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि इट्स नॉट एक्चुअली अ ह्यूमन ब्रेन, बट इट्स एक्चुअली वर्किंग लाइक दैट इन अ डिजिटल वे. सो लॉजिसिस्ट्स की अप्रोच जो है दैट इज़ अ वेरी जिसको हम कह लें कि ऑर्थोडॉक्स वन. लेकिन जो रैशनैलिटी है, जो इंटेलिजेंस है, इट्स नॉट अ वेरी ऑर्थोडॉक्स थिंग, विच मीन्स ये बाय द रूल्स नहीं चल रही होती इंटेलिजेंस में काफ़ी हद तक चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं जो कि रूल्स को फलांग कर या रूल्स को क्या कहते हैं उसको मॉडिफाई करके हम यूज़ कर रहे होते हैं. सो दिस वॉज वेयर वी लेफ्ट. So moving on, there is a term that we will be using in our further few lectures. It's known as rational agent. Rational agent. First of all, understand the meaning of agent. What is an agent? Agent is the one who acts. एक ऐसी चीज़, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा जानवर, एक ऐसी चीज़, whatever, जो एक्ट करे उसको हम एजेंट कहते हैं. ठीक है. जस्ट लाइक द वन हु रीड्स इज़ नॉन एज अ रीडर, द वन हु राइट्स इज़ नॉन एज अ राइटर, द वन हु सीज इज़ नॉन एज अ व्हाट seer or whatever. So the one who acts is known as an agent. So when we are talking about agent, आपने मल्टीपल जगहों पर एजेंट का वर्ड सुना होगा. यूजुअली एजेंट का वर्ड यूज़ होता है जब आप यूजुअली एजेंट का वर्ड यूज़ होता है फिक्शन के अंदर. आप देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ जब आप किसी उसको देखते हैं, अगर आप हॉलीवुड में चले जाएं या इस तरह की मूवीज़ अगर आप देखें तो उसमें एजेंट का वर्ड यूज़ हो रहा होता है फॉर अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन अ प्रेमिस. कोई कत्ल हो गया, कोई किस तरह की कोई वारदात हो गई, उसको जांचने के लिए देयर आर डिटेक्टिव्स, देयर आर एजेंट्स. एजेंट्स का मतलब ये होता है द वन हु एक्चुअली एक्ट्स, द वन हु कैन एक्ट. ही और शी इज़ नॉट ओनली ऑब्जर्विंग द थिंग, ही और शी कैन एक्ट. सिमिलरली आपने अपने टेलीविज़न में अगर देखा हो तो आपने देखा होगा एजेंट का वर्ड यूज़ होते हुए इन कहाँ देखा होगा आपने? क्लीनिंग एजेंट आपने नाम सुना होगा. क्लीनिंग एजेंट किसी सर्फ का इश्तिहार है या किसी ग्लिंट टाइप है, शीशे साफ़ करता है, लकड़ी साफ़ करने की कोई चीज़ अगर वो बेच रहे हैं तो उसको कहते हैं क्लीनिंग एजेंट. तो वो जो क्लीनिंग एजेंट होता है, क्यों है एजेंट क्यों कहते हैं उसको हम? बिकॉज दैट थिंग एक्ट्स फॉर क्लीनिंग. सो एनीथिंग दैट एक्ट्स इज नोन एज एन एजेंट. सो रैशनल एजेंट क्या कहेंगे हम रैशनल एजेंट को? रैशनल एजेंट इज एन एजेंट which obviously is an agent, which means it acts. But how does it act? ये जो definition है इसकी, इसमें बहुत सारी ऐसी wordings हैं जो कि one by one हमने समझनी है. A rational agent acts to optimally achieve its goals. A rational agent acts to what? To achieve its goals. कोई गोल है अगर उसका, लाइक जिस तरह मैंने कहा क्लीनिंग एजेंट हम जब कहते हैं तो उसका गोल क्या है? उसका गोल ये है कि चीज़ को क्लीन करना है. सो उसका काम क्या है? रैशनल एजेंट एक्ट्स टू अचीव इट्स गोल्स. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एजेंट विच अचीव्स इट्स गोल्स इन एन ऑप्टिमल वे, ऑप्टिमली अचीव करता है. ऑप्टिमली का मतलब मैंने कल की क्लास में भी जिस तरह से थोड़ा बहुत इसके बारे में बात की थी, ऑप्टिमली का मतलब ये होता है कि सबसे बेहतर तरीके से काम करे, सबसे बेहतर तरीके से काम करे. जिस तरह से मैंने कहा था कि एक काम को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका ऐसा होगा जो ऑप्टिमल होगा.
कम से कम टाइम में भी करे, कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए करे, ज़्यादा प्रोसेसिंग भी ना करनी पड़े, ज़्यादा सोचना भी ना पड़े, ज़्यादा टाइम भी ना ले, ज़्यादा स्पेस भी ना ले, वगैरह वगैरह. सो ऐसे एक्ट को, अच्छा, ऑप्टिमल इज़ ऑफ्टन कंफ्यूज्ड विद द वर्ड बेस्ट. ऑप्टिमल, इस वर्ड के मकसद को ज़रा समझ लें कि ऑप्टिमल का वर्ड क्यों यूज़ होता है. इट्स नॉट जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर कंप्यूटर साइंस, इट एक्चुअली मीन्स डिफरेंटली देन द बेस्ट और द वर्स्ट. ऑप्टिमली को ऐसे समझें, लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने उस पर 100 रुपये लगाए फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इसमें 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की. कितना मुनाफा होना चाहिए आपको उसमें? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ देयर आर 5-6 चांसेस, आपको 50 रुपये भी मिल सकते हैं उस 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, आपको 100 रुपये पूरे भी मिल सकते हैं, आपको 10 रुपये भी मिल सकते हैं, 5 रुपये भी मिल सकते हैं. सबसे अच्छा मुनाफा कौन सा है इनमें? दो चार एग्जांपल्स मैंने लिख, शायद इन्हीं में से बता दें या वैसे कोई बता दें. सबसे अच्छा मुनाफा आपको क्या लगता है? बी इंटरेक्टिव इन दैट एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट प्रॉफिट इन दैट. 100 रुपये लगाने पे मुझे 50 भी मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं. what is the best possible profit for me in that scenario? What is the best possible profit for me on the investment of 100 rupees? Is it 50 rupees? Is it 5 rupees? Is it 10 rupees? Is it 15 rupees? Is it 20 rupees? Is it... It's very pertinent to be interactive in this thing because there are a lot of unorthodox words that are coming over: utility of outcomes, maximizing utility, expected utility, bounded rationality. So in order to understand those terms, it is feasible, it is very very important for you to understand this optimality concept first. Waiting for the answer. I know what the answer would be, but I am waiting for the answer so that we can continue our conversation in an optimal way. What would be the best possible profit for me if I invest 100 rupees? Is it 50 rupees, 20 rupees, 5 rupees, 1 rupee, 10 rupees, 20 rupees? What is the best possible output or profit for me? Still no answer? Where is everyone? All right, let's continue. Say probably you will watch the recording, hopefully. Otherwise these terminologies will not be very easier for you to grasp in the future when we turn on to algorithms and whatnot. Anyways, so like I said, for the investment, the best possible scenario, the best possible profit, like I said, would be say 50 rupees or 100 rupees or whatever. But in a much more ideal sense, the best possible profit for me would be the wealth of the whole world. पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास आ जाए तो वो मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट होगा.
अगर उससे 1 रुपया भी कम आ रहा है मेरे पास, इसका मतलब है कि गुंजाइश है. इट्स नॉट द बेस्ट, इट कुड बी बेस्ट, इट्स नॉट द बेस्ट. सो ऑप्टिमल का वर्ड ये कहता है कि व्हाट इज द बेस्ट फीजिबल सोल्यूशन, व्हाट इज द बेस्ट फीजिबल प्रॉफिट. ऑब्वियसली 100 रुपए की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू कांट गेट लाइक 100 रुपीज ऑन दैट, और 200 रुपीज ऑन दैट, और 50 रुपीज इवन ऑन दैट. 100 रुपए के ऊपर ज़्यादातर जो मुनाफा है वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपीज, दैट्स इट. दैट इज द बेस्ट फीजिबल. ऑल्दो दैट्स नॉट द बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल तो और भी हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द बेस्ट फीजिबल. उसके लिए आपको या तो और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या कोई दूसरे तवातिर आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे. सो इसी तरह ऑप्टिमल का वर्ड ये कहता है कि इन अ मच मोर रियल सेंस, with the use of less and lesser resources, what is the better profit, what is the best thing. So it's like best, but the best actually possible, not just the best possible, because possible, everything is possible. The best actually possible thing is known as optimal. So a rational agent acts to optimally achieve its goals. Now what are goals? एक रैशनल एजेंट का गोल क्या होगा? उसका गोल वो होगा जिसके लिए उसको बनाया गया है. गोल्स आर एप्लीकेशन डिपेंडेंट, यानी कि जो काम उसका है, एप्लीकेशन जो है, एक वैक्यूम क्लीनर की कोई एप्लीकेशन है, एक क्लीनिंग एजेंट की कोई और एप्लीकेशन है, एक टेलीविज़न की कोई और एप्लीकेशन है. तो एप्लीकेशन क्या है उस चीज़ की, इट डिपेंड्स कि उसमें गोल क्या है. तो गोल्स आर एक्चुअली एप्लीकेशन डिपेंडेंट, बट गोल्स को हम एक्सप्रेस किस टर्म्स में करते हैं? हम कम करते हैं यूटिलिटी ऑफ आउटकम्स में. यूटिलिटी ऑफ आउटकम्स के अंदर हम गोल्स को एक्सप्रेस करते हैं. यूटिलिटी ऑफ आउटकम्स फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम्स क्या होते हैं? कोई एक एजेंट है, अगर किसी भी तरह का एजेंट है, लेट्स से मैंने एक वैक्यूम क्लीनर बनाया है. अब उसके आउटकम क्या है? उसका आउटकम ये है कि या तो वो रूम को साफ कर देगा, उसका एक आउटकम ये है कि वो रूम को साफ नहीं करेगा, इसका एक आउटकम ये है कि वो रूम का एक कोना साफ कर देगा, एक कोना साफ नहीं करेगा, उसका एक आउटकम ये है कि वो 3 कोने साफ कर देगा, एक कोना साफ नहीं करेगा. इस तरह लेट्स से उसके 100 आउटकम्स हैं, लेकिन हर एक आउटकम की यूटिलिटी है, यानी कि यूजफुलनेस कह लो उसको आप. यूटिलिटी को हम कह लेते हैं यूजफुलनेस, कितना ज़्यादा कारामद है उसका वो आउटकम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ एक आउटकम तो ये है आपके वैक्यूम क्लीनर का कि वो 3 कोने साफ कर दे आपके रूम के और एक कोना रहने दे, एक आउटकम ये है. लेट्स से मैं कहता हूँ एक और आउटकम ये है कि वो चारों कोनों ही साफ ना करे. इन दोनों में से यूटिलिटी किसकी ज़्यादा है? उस प्रोजेक्ट की ज़्यादा है, उस आउटकम की ज़्यादा है जिसमें वो तीनों कोने साफ कर रहा है और एक छोड़ रहा है. दूसरे आउटकम में तो उसने चारों ही छोड़ दिए. सो आउटकम कैन बी डिफरेंट, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट आउटकम. जितनी ज़्यादा यूजफुलनेस यानी जितनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी आपके आउटकम की, उतना ही करीब होंगे आप गोल के. और आपका गोल क्या है? आपका पूरा रूम साफ हो जाए. तो अगर पूरा रूम साफ है तो इसका मतलब है कि आपका गोल अचीव हो गया. लेकिन वो गोल कैसे अचीव होगा? डिफरेंट आउटकम्स को अक्वायर करते हुए. ये जगह भी साफ हो, ये एक आउटकम, ये जगह भी साफ हो, ये दूसरा आउटकम, ये जगह भी साफ हो, ये तीसरा आउटकम. इस तरह हज़ारों जगह आपने गिनवा दी और कह दिया ये सब अगर साफ होंगी, यानी कि ये सब आउटकम्स अगर होंगे, इन सब की यूटिलिटी अगर अचीव हो जाएगी, देन आई विल से दैट माय गोल हैज़ बीन अचीव्ड. नाउ बीइंग रैशनल मीन्स मैक्सिमाइजिंग योर यूटिलिटी या फिर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी. रैशनल का मतलब ये होता है कि आपने आउटकम तो 1000 गिनवा दिए और आप कह रहे हो कि आपका गोल ये है कि पूरा कमरा साफ हो जाए. बट रैशनल एजेंट पूरा कमरा साफ नहीं करेगा. अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा. रैशनल एजेंट को आप अगर ये कहते हो कि पूरा कमरा साफ हो जाए, तो दैट इज एन आइडियल आउटकम, दैट इज नॉट अ रैशनल आउटकम. रैशनल आउटकम ये होगा, यानी कि रैशनल विद रीज़न, यानी कि मुनासिब बात करें ना. मुनासिब बात ये है कि वो कमरे का हर वो हिस्सा साफ करे जो कि रीचेबल है. वो हिस्सा जो कि रीचेबल नहीं है वो साफ नहीं होगा. क्या आप ये कहेंगे कि वैक्यूम क्लीनर ने अपना गोल अचीव नहीं किया? नहीं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्पेस अंडर द बेड जो कि अनरीचेबल है, वैक्यूम क्लीनर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा.
सो वो चीज़ गंदी रहेगी, वहाँ पर मिट्टी जमा रहेगी। इट्स नॉट लाइक कि आपका गोल, वैक्यूम क्लीनर का गोल अचीव नहीं हुआ, वैक्यूम क्लीनर का गोल अचीव हो गया है इन अ रैशनल मैनर। क्या हुआ, उसने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया, उसने गोल को वंस या जीरोस की वे में अचीव नहीं किया कि या तो होगा या नहीं होगा, उसने अचीव किया बाय कीपिंग इन माइंड द अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द रूम, अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एनवायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता नहीं था कि वो साफ़ हो सकती हैं या नहीं, तो वो अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, तो वो चीज़ साफ़ अगर नहीं भी हो रही तो दैट्स ओके। बट द गोल शुड नॉट बी टू अचीव the most important point here is the goal should not be to achieve all the outcomes, all the best outcomes, but the goal should be to achieve the maximum utility out of those outcomes. maximum utility कितनी ज़्यादा अचीव हो सकती है, वही एग्जांपल कि भाई 100 की इन्वेस्टमेंट पे कितने ज़्यादा अचीव हो सकते हैं, ये नहीं कि कितने ज़्यादा अचीव हो सकते हैं, पॉसिबली तो पूरी दुनिया की दौलत आप अचीव कर सकते हैं उससे, इन थ्योरी ऑब्वियसली, नॉट इन प्रैक्टिकल। इन प्रैक्टिकल अनसर्टेनिटी आ जाती है और उसकी बेस के ऊपर रैशनल एजेंट जब काम करता है तो वो चीज़ों को, गोल को सिर्फ अचीव नहीं करता है बल्कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है जितनी ज़्यादा पॉसिबल। सो इन प्रैक्टिस लाइक आई सेड, यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी इज सब्जेक्ट टू एजेंट्स कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट्स, कि आपका जो एजेंट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितने ज़्यादा डिसीजंस ले सकता है, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। इसको हम कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी या फिर बाउंडेड ऑप्टिमैलिटी, विच मीन्स कि एक सर्टेन एरिया में रहते हुए, एक कुछ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए आपका एजेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नॉट जस्ट कि पूरी दुनिया में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सॉरी, मूविंग ऑन। सो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन फॉर्मुलेशन इज, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि आप जब यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि गोल अचीव हो रहा है या नहीं, तो फिर या तो वो अचीव होगा या अचीव नहीं होगा। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि गोल को अचीव करना है, हमारा मकसद ये है कि गोल को अचीव करने के करीब पहुंचना है, मैक्सिमाइज करना है यूटिलिटी को, ना कि, वरना फिर ये होगा कि आपने 99 चीज़ें हासिल करनी है, अगर एक चीज़ भी हासिल नहीं की है उसमें से, तो आप कहेंगे कि आपने गोल अचीव नहीं किया। बट दैट्स नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज दैट बिहाइंड सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, कुछ बाउंड्री में रहते हुए आपने एक चीज़ को अचीव करना है, बट दैट इज़ नॉट योर गोल, इट इज़ अबाउट मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें आपने उसमें करनी है। इसके फ़ायदे क्या हैं? डेफिनेशन इज़ अबाउट द एजेंट्स डिसीजंस या एक्शंस, नॉट द कॉग्निटिव प्रोसेस बिहाइंड देम। जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की, तो हम ये लिखेंगे कि एजेंट के डिसीजंस क्या हैं, वो क्या परफॉर्म कर सकता है, रादर देन कि उसके पीछे प्रोसेस क्या हो रहा है। It's about generality. It goes beyond explicit reasoning and even human cognition altogether. जब यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि यार इनकी बेस पे, इनकी लिमिट में रहते हुए हमने ये काम करना है, विच मीन्स कि हम जनरली बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं कह रहे होते कि अगर ये होगा तो ये होगा, नहीं, हम ये कह रहे होते हैं कि भाई ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप जितना अच्छा काम कर सकते हैं आप वो करें। Practicality is there, can be adapted to many real world problems. Obviously, in real world, all of the problems are utility maximization problems. हर तरह की प्रॉब्लम दुनिया में यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वंस एंड जीरोस। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इस तरह से हमने लॉजिसिस्ट अप्रोच में भी देखा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने चीज़ को अचीव किया या नहीं किया, इट्स अबाउट कि आपने कितना ज़्यादा अचीव किया। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने आप जिस तरह से कोर्सेज पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आपने 50 की बाउंड्री अगर क्रॉस कर ली, इफ़ यू हैव अचीव्ड 50 आउट ऑफ 100 देन यू आर पास, अदरवाइज यू आर फेल। It's about grading. It's about how good you have been in the maximization of your outcomes. If you are not good, there is a limit जिसके बाद आप कहते हैं कि ओके इसके बाद तो चीज़ ऑफ ही है, but it's not like के there is only one grade. It's amenable to good scientific and engineering methodology. Obviously technology change होगी तो ये चीज़ें भी change होना शुरू हो जाएंगी। Disadvantages क्या हैं इसके? It may be hard to formulate utility functions. सबसे बड़ी important बात, यूटिलिटी फंक्शन बनाना बड़ा मुश्किल है।
मसला क्या है? मसला ये है कि आप जब कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने बैठेंगे तो वो कंस्ट्रेंट्स यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं आएंगे। आपको इस तरह से कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती रहे। अदरवाइज इट्स जस्ट कि आप सिंपल एक फार्मूला लिख दें, उसमें वैल्यूज पुट करके यस और नो का जवाब निकाल लें। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट यस एंड नो, it's about how many yeses are there, it's about how many no's are there, and depending on the values of those truths or falses, you are going to depict how useful a certain outcome is or not. So it's very hard to identify कि फॉर्मूले को किस तरह से सेट किया जाए कि एग्जैक्टली आप अपने रिजल्ट पर पहुंचें। The artificial intelligence may end up gaming the utility function or its operation may have unintended consequences. Obviously अगर देखें, अगर आप कोई इस तरह की चीज़ करते हैं कि जिसमें आप यूटिलिटी फंक्शंस डिफाइन कर रहे हो, तो बेसिकली आप ऐसे समझें कि आप एक कानून डिफाइन कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कानून डिफाइन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल ले लेते हैं हम। वैक्यूम क्लीनर को आप ये कह रहे हैं कि एक जगह पर अगर आपको मिट्टी नज़र आ रही है तो वो आपने सक करनी है और वहाँ से मिट्टी को ख़त्म कर देना है। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि यार मिट्टी अगर ऐसी जगह पर है जो कि लेट से इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसको आपने तोड़ना नहीं है, आपने सिर्फ उसके ऊपर से मिट्टी को उठाना है, उसके अंदर जो मिट्टी है उसको तोड़कर वो नहीं निकालना। ये आपने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। फिर आपने एक दो और कंस्ट्रेंट्स लगाए कि अच्छा अगर आपको एक कबर्ड के अंदर अगर मिट्टी नज़र आ रही है तो वो भी आपने सक नहीं करनी है क्योंकि उसके सामने शीशा है। आप उस शीशे को या तो ओपन करें, उसको तोड़ के अंदर से आपने मिट्टी को सक नहीं करना है। ये 3-4 कंस्ट्रेंट्स, लेट से आपने हज़ारों कंस्ट्रेंट्स बता दिए उसको। अब होगा क्या कि आप कितने कंस्ट्रेंट्स बता दोगे? कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसका कंस्ट्रेंट आपने नहीं बताया होगा, तो अब वो क्या करेगा? अब उसको नहीं पता यहाँ पे क्या करना है। तो देयर कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पर वो चीज़ आपकी प्रोडक्ट को, आपको या आपके मुख्तलिफ चीज़ों को नुकसान पहुँचाए। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि यूटिलिटी फंक्शन अगर आपने एग्जैक्ट सही डिफाइन नहीं किया, लिमिटेशन सही से डिफाइन नहीं की, यूटिलिटी का फार्मूला सही से डिफाइन नहीं किया, तो हो सकता है कि वही चीज़ आपको उल्टा डिसएडवांटेज भी फराहम करे रादर देन कि वो सिर्फ आपके एडवांटेज के लिए काम करे। एंड इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू ह्यूमंस, इट्स ओनली एप्लीकेबल टू मशीन्स। ह्यूमंस उस तरह नहीं सोचते कि एग्जैक्टली उसी तरह यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन फार्मूले की तरह चीज़ों को जो है वो रखा जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आई हैव नॉट रेड दैट कम्प्लीटली, एक दो चैप्टर्स मैंने इसके देखे थे। इट इज़ अ गुड बुक। डैन एरियली की है। बेसिकली इसने फ़िलॉसफी के ऊपर यहाँ पर बात की है कि प्रिडिक्टेबिलिटी और इर्रेशनल, इन दोनों चीज़ों के ऊपर काफ़ी इसने डिटेल में बात की है कि रैशनैलिटी होती क्या है और इर्रेशनल क्या है। अगर हम किसी चीज़ को इर्रेशनल कह रहे हैं तो क्या वो अनसर्टेन भी है? अगर किसी चीज़ को अनसर्टेन कह रहे हैं तो क्या वो इर्रेशनल भी है या वो रैशनल है और सिर्फ हमें नहीं पता? सो देयर आर वेरी डिफरेंट थिंग्स इन दैट। ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस बुक को भी रेफ़र करें और ना ही मैं आपके पास खुद इतना टाइम होपफुली निकल आ सकता है। जो बुक हमारी टेक्स्ट बुक है, बिकॉज दिस इज़ अ समर सेमेस्टर, तो हमें उसके साथ भी चलते जाना है। सो जस्ट अ सजेशन। ओके, सो मूविंग ऑन. This was our first lecture, an introduction kind of to artificial intelligence. Now we are moving towards the history of artificial intelligence. After this lecture slide, it's all about making the algorithms intelligent. There will be a lot of mathematics, there will be a lot of algorithms, there will be a lot of things जिसमें थ्योरी का बहुत कम इस्तेमाल है एंड सोचने का ज़्यादा इस्तेमाल है। Okay, I'm getting the notification that this meeting will end in 10 minutes. After 10 minutes we will rejoin at the same meeting. लिंक जो भी आपको मैंने दिया हुआ है उसका ID वगैरह उसी के ऊपर हम दोबारा ज्वाइन होंगे 10 मिनट बाद। बट वी आर कंटिन्यूइंग द लेक्चर। मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम डायरेक्टली उस पर रीज्वाइन कर लेंगे। सो कमिंग बैक टू AI's हिस्ट्री एंड थीम्स, व्हाट आर सम सक्सेसेस ऑफ AI टुडे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज किस मकाम पर है? शुरू कहाँ से हुई?
और आज किस मुकाम पर है, और क्या हम उसको एआई कह सकते हैं जिस मुकाम पर आज एआई है या नहीं. लेट्स टॉक सम अबाउट दैट. Hopefully the students will be interactive in this session. थोड़ी बहुत चीज़ें हमने इसकी लास्ट लेक्चर में देख ली हैं वैसे. IBM वाटसन कॉग्निटिव कंप्यूटिंग 2010 में, लाइक आई सेड, जेपर्डी एक गेम है, उसमें IBM वाटसन ने सबसे ज़्यादा इनाम जीते. जिस तरह से एक इमेज भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, $1 million जो हैं वो IBM वाटसन ने गैदर किए, एंड 3 million and 2 million were the both human players that were with that machine. This was a very big achievement in artificial intelligence because that machine was solely working on intelligence and programming, and it did not have any conscience, yet it beat two human players, opponents. Another one is, obviously, as you have all looked on it, is self-driving cars. Self-driving cars is a very interesting thing. उसके पीछे की लॉजिक क्या है, उसके पीछे यस और नो में क्या चल रहा है, उसके पीछे यूटिलिटी क्या है, उसकी क्या मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में भी गाड़ी चल रही है. सो हाउ इज़ दैट वर्किंग? इट्स अ वेरी होल डिबेट. इट हैज़ अ वेरी interesting phenomenon. But we know in today's world, self-driving cars are very much a thing of practice rather than just a book of theory. It's a thing of practice. लोग चला रहे हैं, और in most of the countries, almost like 20-30% of the developed countries are using self-driving cars and autopilot modes in their cars. So it's a very big achievement in AI as well. Natural language, speech. You are seeing multiple things that are being done in now these are the things that are not just flashy. These are the things जो कि actually हो रही हैं दुनिया में, and you guys are using that, and that thing is nothing but AI. Skype translator. There are Skype translators. I can talk in English, I can talk in Spanish, and the other person will hear me in real time in my voice speaking in Urdu or speaking in English or whatever the languages are available there. यानी मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ और दूसरा बंदा ग्रीक में सुन रहा है. ऑलमोस्ट इन रियल टाइम. नॉट ऑब्वियसली इन रियल टाइम, इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, हमारे इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं की है फ़िलहाल ऑन द क्लाइंट लेवल, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग दैट. एंड न सिर्फ वो, इमेज प्रोसेसिंग में अगर हम देखें तो लाइक द अदर इमेज यू कैन सी अ पर्सन इज taking an image or just using his camera to read something written in Russian, and it has been converted to English in the mobile phone. And this is not something जो कि आपने खुद यूज़ ना की हो. अगर आप यूज़ करना चाहें तो you can use that. You can if you have a smartphone, you can go to Siri if you have an iPhone, or you can go to Google Assistant, or Google Lens is an application there. You can go and use that and just point it to some text that is written. It can copy that text, it can convert that text into another language, it can do wonders in real time. So it's a very big achievement. Obviously it is an of artificial intelligence, because it's not only reading what's written, it's not only processing what is actually a writing, because image में क्या चीज़ writing है, क्या चीज़ एक object है, क्या चीज़, it's a very different domain. सो उसको भी रीड किया जा रहा है, साथ साथ नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको ट्रांसलेट भी किया जा रहा है, और उसकी एग्जैक्ट मीनिंग बताई जा रही है, न सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताई जा रही है, बल्कि उसकी एक्चुअल मीनिंग को कंपाइल करके दिया जा रहा है. ठीक है. अनदर बिग अचीवमेंट ऑफ टुडेज वर्ल्ड, विजन में ऑब्वियसली यू हैव सीन दैट इन इट्स नाउ इन मोबाइल फोन्स एज वेल. You can point to an object and it can most of the new mobile phones are using this feature in AI mode, or the camera. You point to an object and it will, at least if it's not able to tell you the actual product that you are looking at through the camera, but it's actually telling you कि अच्छा आप इसकी तरफ कर रहे हैं, this is a plate, this is a mug, this is a television, this is a divider, this is a television, this is an LED, whatever.
Similarly, like this is a TV monitor, this is an orange, this is an apple. Although there are some mistakes in that in today's world, yes, agree, but obviously computers are having eyesights. Similarly, face recognition, a very good feature again. You have used that, you have seen that in Facebook, you have seen that in Google as well. If you put your photos in Google Photos, you will be more familiar to that. uh, अगर आप गूगल फ़ोटोज़ को यूज़ करते हैं, गूगल फ़ोटोज़ पे आप तस्वीरें अपलोड करते हैं, गूगल फ़ोटोज़ sorts your images according to the person. You can search for a person and his all images would pop up in your window. Similarly, Facebook does that. Similarly, Skype does that. And obviously, using vision, there are very interesting things happening in artificial intelligence. Like you see, surveillance cameras have gone from just looking at the people, looking at the environment, to looking at the people specifically. There are you've seen not in Karachi, but in most cities of Punjab, especially Lahore and Islamabad, there is e-challan system, where there are safe city cameras, and they look at the cars and people moving around. And ई चालान में बेसिकली यही होता है कि वो अगर किसी कार ने कोई गलती की है, ट्रैफिक रूल को वायलेट किया है, दैट कैमरा विल रीड द कार्स नंबर, और उसके बाद फिर उसके डेटाबेस को सर्च किया जाता है और फिर उसका ई चालान इशू होके उसके ईमेल एड्रेस या मेलिंग एड्रेस पर भेजा जाता है. So for security purposes, for medical purposes, there are wonders in that. So all of those things are happening because we have done very much research in AI, and we have gone towards this type of phenomenon. Obviously a very interesting thing for me, and I think most interesting thing for most of the people reading AI are games. Computers are able to beat humans in games. There are very much events that have happened in the past, in the near future, जिसमें हमने देखा है कि machines ने beat किया है. And it should be very not just the theoretical thing. When we move towards the final lectures of our course, we will specifically look for some of the algorithms, some of the techniques that machines use in order to beat people in the games. So 1997 में IBM के डीप ब्लू ने डिफीट किया था गैरी कैस्परोव को. 1996 में एक्चुअली कैस्परोव ने बीट किया था मशीन को, एंड देन 1997 में उस मशीन ने कैस्परोव को बीट किया था. कैस्परोव वाज अ चेस मास्टर, इज़ अ चेस मास्टर, स्टिल अलाइव दैट पर्सन ऑब्वियसली. 1997 2007 चेकर को सॉल्व किया गया. सॉल्व का मतलब ये है कि नाउ दैट मशीन वाज अनबीटेबल. 2007 में जो चेकर्स का गेम था, उसने चेकर्स के तमाम प्रोग्राम्स को जो है वो बीट कर दिया था. 2016 में अल्फ़ा गो कंप्यूटर बीट्स गो ग्रैंड मास्टर. गो भी एक गेम है, इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन चेस. चेस का गेम अगर आपने खेला हो तो उससे 1000 गुना कॉम्प्लेक्स गेम है अल्फ़ा गो. Go is the game's name, and AlphaGo is the program that were designed to play that game. So Lee Sedol was the person, he was the Go master, Go Grandmaster, and the machine beat him. 2017 में CMU's की Librettus system beats 4 of the best human players at No Limit Texas Hold'em Poker. पोकर का गेम, जो कार्ड का गेम खेला जाता है, जिसके अंदर शर्तें लगाई जाती हैं या उसमें आपने फिर अमाउंट जितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा. 2017 में मशीन ने 4 बंदों को जो है वो हरा दिया था उसमें. एंड दैट स्टिल ऑब्वियसली द मशीन वाज अ गेमिंग एक्सपर्ट. ऑलराइट, सो आई थिंक द मीटिंग हैज़ एंडेड. आई विल टेक अ फ्यू मिनट्स टू रीस्टार्ट द मीटिंग एंड होपफुली द स्टूडेंट्स विल ज्वाइन एज वेल. हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? ऑलराइट,
So we were talking about the gaming applications that have gone very uh, that have evolved very much in artificial intelligence. 2017 की लेटेस्ट खबर हमने देखी, CMU की लिब्रेटस ने पोकर का जो गेम है उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की, 4 बंदों को हराया उसने. एंड स्पेशली जो अल्फ़ा गो में जो अल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, अल्फ़ा गो का जो कंप्यूटर है 2016 में जिस पे काम हुआ, गूगल का था ये अल्फ़ा गो. और इसमें गो का जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है उसको सॉल्व करके उसके ग्रैंड मास्टर को हराया एक कंप्यूटर ने. 2016 में जो हुआ है, जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसमें जो एक्चुअली एल्गोरिदम यूज़ हुआ है दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर कोर्स एज वेल, कि कौन सा एल्गोरिदम है जो कि 2016 में इस अल्फ़ा गो के लिए यूज़ हुआ है. अ वेरी सिंपल येट वेरी इंटेलिजेंट एल्गोरिदम. वी विल स्टडी दैट व्हेन वी स्टार्ट विद गेम थ्योरी. जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो हम उसके एल्गोरिदम्स भी देखेंगे. एंड इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग एल्गोरिदम जो कि ख़ुद लर्न करता है अपोनेंट की गलतियों से और अपनी गलतियों से, जिस तरह एक आम इंसान लर्न करता है, और उसकी बेस पे वो इवॉल्व होता है और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें अचीव कर रहा है. सो मूविंग ऑन, रोबोटिक्स, वी ऑल नो, वी लर्न अबाउट दीज थिंग्स. ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, खुद चल रही हैं. autonomous vehicles is not only does not only mean के vehicles which are self driving, it means vehicles that are driving by themselves without any human interaction. Like there are drones which are जिसकी कल वीडियो भी कल देखी थी हमने, जो मैंने आपसे शेयर की थी. there are drones which are just designed for a specific purpose and there is no specific human being operating that. सिमिलरली जो रोवर्स आपने देखे हैं जो चांद पे भेजे जाते हैं, मार्स पे भेजे जाते हैं रोवर्स, जो कि सिर्फ वहाँ पर जाकर और डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इमेजेस कलेक्ट करके भेज रहे हैं. देयर इज़ नो ह्यूमन देयर एंड देयर इज़ नो ह्यूमन गाइडिंग देम. इट्स AI, it's just destined to do all of those things. ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं. रोबोट सॉकर है. रोबो कप आपने देखा होगा, हर जगह पर होता है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं और वर्ल्ड वाइड भी आपने देखा होगा रोबो कप्स हो रहे होते हैं, जिसमें रोबोट वार्स दिखाई जा रही होती हैं. 2-3 रोबोट्स बना दिए, वो सॉकर खेल रहे हैं, कभी वो से लड़ाई कर रहे हैं, कभी वो कोई और गेम खेल रहे हैं, पिंग पोंग खेल रहा है. these sort of things. पर्सनल रोबोटिक्स, ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, गूगल असिस्टेंट्स हैं, सीरी हैं, इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं. ऑल्दो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट देर आर फेल्स एज वेल. द मोस्ट हिलेरियस रोबो फॉल्स फ्रॉम द डार्पा रोबोटिक्स चैलेंज. रोबोट्स चलते चलते गिर जाते हैं, रोबोट्स चलते चलते वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जो उन्होंने अचीव करनी है, एंड दे फील लाइक दे आर ह्यूमन्स. It feels to us they are like humans, they are behaving like humans, and obviously when they fail, it becomes a hilarious thing. So there are some things जो कि जिसके links भी यहाँ पर available हैं. You can do that, you can watch that as well. So let's talk about where it all started. 1940s. First model of a neuron was developed. Now what's a neuron? Does anyone know what's a neuron? Neuron. What's a neuron? A unit of a brain. Yes, a neuron is actually kind of like a cell. Like you have already studied in biology, there are cells in our body. So a neuron is actually the building block of your mind, the thing that actually generates signals and makes us do things. The things that generates the signal that makes our hand lift up or make a fist. So these are called neurons. Multiple neurons work together. So the first model of a neuron, model means that the first practical diagram of a neuron was made by Pitts and Michello in 1940s. What was it? It was just this like this is a cell, and this
gets a signal, this decides what to do according to the signal, and the output is being done on a certain part of your body. That was the first model of neuron. By reading that first model of the neuron, existed a rule called the Hebbian learning rule, और उसमें सिर्फ यही बताया गया कि मुख्तलिफ सिग्नल्स आने से एक ही न्यूरॉन अपनी चीज़ को डेवलप करता है. यानी कि एक न्यूरॉन है, उसके पास कोई सिग्नल आता है कि भाई ये एक चीज़ हुई है, आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया है, तो अब आपने क्या एक्ट करना है? अब आपने एक्ट ये करना है कि जहाँ से आपने टच किया है गर्म चीज़ को, आपने वहाँ से अपना हाथ हटा लेना है. राइट, एक बहुत गर्म चीज़ है या करंट लगता है आपको, आप वहाँ से हाथ हटा लेते हैं. तो वो न्यूरॉन ने सीखा है. पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ होगा, जब तक आपको फील हुआ हो कि वाकई करंट है या कोई चीज़ गर्म है, तो उसमें आपको शायद हाथ जल भी गया हो. लेकिन फिर आप ये समझ जाते हैं कि नहीं यार ये चीज़ गर्म होती है, और अब आपके उस न्यूरॉन ने ये चीज़ सीख ली है. तो वो Hebbian लर्निंग रूल यही कहता है कि योर न्यूरॉन्स लर्न ऑन देमसेल्व्स. देन साइबरनेटिक्स आई, यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए हमने चीज़ों को मॉडल बनाया कि हम सीख सकते हैं. 50s में ट्यूरिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाई, और उसने कहा कि देयर शुड बी अ टेस्ट फॉर मशीन्स इफ़ दे आर इंटेलिजेंट और नॉट, जो कि हम अभी पढ़ कर आए हैं, ट्यूरिंग टेस्ट. देन रोजनब्लैट ने परसेप्ट्रॉन्स बनाए. परसेप्ट्रॉन्स मीन्स अ मशीन विच एक्ट एज अ न्यूरॉन. A machine which acts as a neuron. Now the important thing is perceptrons are not the machines which are agents. परसेप्ट्रॉन एजेंट नहीं होते थे, परसेप्ट्रॉन सिर्फ परसेप्ट करते थे, यानी कि सिर्फ सिग्नल को रीड करते थे और बताते थे इस पर क्या एक्शन होना है. वो ये नहीं कहते थे कि इस पर वो एक्शन खुद परफॉर्म नहीं करते थे. सो देयर वाज जस्ट अ परसेप्ट्रॉन जो कि एक्शन को रीड कर रहा था, सिग्नल को रीड करके और उसके मुताबिक डिसीजन ले रहा है. 1950s में ही कंप्यूटर चेस और चेकर्स बनाया गया. मशीन ट्रांसलेशन के ऊपर थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हुआ. थ्योरम प्रूवर्स के ऊपर बड़ा अच्छा काम हुआ. थ्योरम प्रूवर्स इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग. देयर आर थ्योरम्स विच आर नॉट येट प्रूवन. थ्योरम से हमें पता है वो बात सच है, लेकिन वो प्रूव हम नहीं कर पाए हैं. बहुत सारे थ्योरम तो काफ़ी हद तक तो प्रूव हो चुके हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि आज तक अनप्रूवन है. एंड इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो कि ऐसे ऐसे थ्योरम्स जो कि 200-300 साल से प्रूव नहीं हो पा रहे थे किसी भी तरीके से, लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं उस पर, बट अराउंड 1960s और 70s में वो अल्गोरिदम एक मशीन ने प्रूव करके दिखा दिया. बिकॉज उसको आपने प्रेमिस दी, आपने बताया कि उसको थ्योरम एक्चुअली होता है क्या है. थ्योरम ये है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1. 0 फैक्टोरियल 1 होता है. अगर मैं कहूँ कि प्रूव करें ऐसा क्यों है, तो मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट नो कि कैसे प्रूव करें. 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, हमने बस पढ़ा है कि ऐसा होता है और हमें पता है कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है हमें नहीं पता. सो उस क्यों को प्रूव करना एक्चुअली इज नोन एज द प्रूफ ऑफ अ थ्योरम. Now that proof, mathematicians write that proof, or most of the times mathematicians do write that proof, but कुछ ऐसे proofs होते हैं जो कि कुछ ऐसे theorems होते हैं जो कि proof नहीं हो पा रहे होते हैं, and there are a few occurrences of that kind of theorems जो कि machine ने prove किए हैं. 56 में सबसे पहले डार्टमाउथ मीटिंग एक हुई, उसके अंदर 56 में सबसे पहले ये फ्रेज क्वाइन किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. इससे पहले मुख्तलिफ वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते थे, मशीन इंटेलिजेंस, सेल्फ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट मशीन्स, मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स यूज़ हुआ करते थे. लेकिन सबसे पहले 1956 में इस मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ड को क्वाइन किया गया और कहा गया कि अब इस तरह की तमाम चीज़ें में जब भी स्टडी किया जाएगा उसको हमेशा AI कहा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एबर्ट सिमोन, हर्बर्ट सिमन कह लें हम इसको, 1957. आई एम रीडिंग इट एंड यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं हर एक जुमले को उसी हिसाब से कहूँगा जिस तरह से वो कह रहे हैं, नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग. ही सेड दैट इट इज़ नॉट माई एम टू सरप्राइज और शॉक यू. मैं आपको घबराने नहीं देना चाह रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट there are now in the world machines that think. आजकल दुनिया में ऐसी मशीन्स हैं जो सोचती हैं.
सीखती हैं that how to create. ना सिर्फ ये, moreover their ability to do these things is going to increase rapidly. ये सीखने की काबिलियत, ये सोचने की काबिलियत बहुत तेज़ी से बढ़ती रहेगी मशीन्स के अंदर, until in a visible future the range of problems they can handle will be coextensive with the range of which human mind has been applied. कि मशीन्स वो तमाम प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन सीख जाएंगी जो तमाम प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस ह्यूमंस को पता हैं. यानी कि मशीन्स वुड नॉट बी बिहाइंड ह्यूमंस कि हमें क्या चीज़ समझ में आई है या क्या चीज़ नहीं, बट मशीन्स वुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ह्यूमंस अंडरस्टूड. इन अदर वर्ड्स, अगर इस बात को शॉर्ट करके हम कहें तो व्हाट आर वी सेइंग, वी आर एग्जैक्टली सेइंग विद इन 10 years, remember it was said in 1957 that within 10 years a computer would be a chess champion and an important new mathematical theorem would be proven by a computer. This thing actually got applied within, not obviously within 10 years, because it was said in 1957, and in 1967 it was not true, but 40 years later, around in 2007, late 2000s, it was achieved. More and more theorems were applied, were proven by the computers. More and more games were won by computers, not just chess. The computer would be a chess champion, it was a Go champion as well, it was a checkers champion as well, and so on. So Albert Simon's 1957 prediction came true after 40 years, but still 40 years for that kind of evolution for machines is a very small time. Let's move on. So 1966 में एलाइजा चैटबॉट अभी भी एग्जिस्ट करता है, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं. इसकी कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं जो कि ह्यूमन लाइक लगती हैं. जॉर्ज टाउन IBM एक्सपेरिमेंट किया गया, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन ऑफ मोर देन 60 रशियन सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. 1954 में ये हुआ. सिर्फ 6 ग्रामर रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए 250 वोकेबलरी वर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर भी उसने 60 जुमले रशियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए 1954 में. ऑटोमेटिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट 1966 की ये कहती है, मशीन ट्रांसलेशन फेल हो गई, बट द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक. इसको कन्वर्ट किया गया, द वॉडका इज स्ट्रॉन्ग बट द मीट इज रॉटन में, विच डजंट एक्चुअली मीन द सेम थिंग, but it used some of the vocabulary in order to convert one sentence to another. So it was a very big, huge achievement in 1954. Block's word को अगर आप देख लें, you see that in almost all of the real life games that you play, video games जो आप देखते हैं उसके अंदर perceptions किस तरह से change होता है कि एक ये ब्लॉक की इमेज आपको नज़र आ रही है, इसको कंप्यूटर डिजिटल इमेजरी में इस तरह से चेंज किया गया, इसको इस तरह से चेंज किया गया, फिर इसको रोटेट करके इस तरह से दिखाया गया. सिमिलरली आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मूवीज़ में, मुख्तलिफ वीडियो गेम्स में आप ये देखते हैं कि एक सर्टेन इमेज होती है और उसको आप खुद मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, मनूवर कर रहे होते हैं. आप लेफ़्ट पर क्लिक करते हैं तो वही बिल्डिंग्स जो कि आपको सामने नज़र आ रही होती हैं वो इस तरह की व्यू में आ जाती हैं जैसे आप साइड में खड़े होकर देख रहे हैं. आप मूव होते हैं तो बिल्डिंग्स भी उसी तरह मूव होती हैं जिस तरह रियल लाइफ में मूव होना शुरू होती हैं. So this exactly scenario, this whole science started way back in 1960s and 70s. So 40s और 50s की तो बात हमने कर ली. लेट 1960s में हमने देखा मशीन ट्रांसलेशन, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, रशियन टू इंग्लिश. इट वाज अ फेलियर बट इट वाज अ गुड स्टार्ट ऑफ दैट. न्यूरल नेट्स जो है वो बनाए गए. न्यूरल नेट्स आर काइंड ऑफ लाइक अ न्यूरॉन एज वेल. इंटरेक्टेबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम 1970s में. एंड 1970s में ही द फर्स्ट AI विंटर आया. AI विंटर को बेसिकली ये कहा जाता है, AI विंटर का मतलब ये है कि 70s वो एरा जिसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में.
लेकिन फिर वो 10 साल गुजरने के बाद 80s के अंदर, वो भी लेट 1980s में, एक्सपर्ट सिस्टम्स का बूम आया. एक्सपर्ट सिस्टम्स वर द सिस्टम्स विच वर नॉट एक्चुअली कंप्यूटर्स बट दे वर मशीन्स डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. जिस तरह वैक्यूम क्लीनर की मैंने एग्जांपल ली, तो वैक्यूम क्लीनर वाज एन एक्सपर्ट सिस्टम. वो आपको ये नहीं बता सकता 2+3 क्या होता है, लेकिन वो अपने काम में एक्सपर्ट है. इन मशीन्स के ऊपर ज़्यादा काम किया गया 80s और 90s में. मिड 1980s में न्यूरल नेटवर्क्स और बैक प्रोपिगेशन पे काम किया गया. एल्गोरिदम पढ़ेंगे हम आगे चल के. प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग पे 80s के बाद और 90s में काम हुआ. 90s और 2000s में देन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मशीन लर्निंग, बिग डाटा, डीप लर्निंग, और ये वो टर्म्स हैं जो कि अब हम लेट 2010s में भी स्टडी कर रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ एआई. एनवीडिया यूज़ किया है कभी? एनवीडिया, what is the actual use of NVIDIA? What does it NVIDIA do? Yes, exactly. ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है. एंड ग्राफिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ग्राफिक्स इज़ नॉट जस्ट एन इमेज, इट्स अबाउट कलर्स, इट्स अबाउट, यस, ग्राफिक्स कार्ड हम यूज़ कर रहे थे मुख्तलिफ वीडियो गेम्स के बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए. इट्स अ वेरी expensive and very difficult technology to make. Not just Nvidia, there is AMD as well. There are other graphics cards and graphics machines as well. तो उसमें होता ये है कि इसके अंदर भी यही है कि दे आर सुपर कंप्यूटर्स जस्ट फॉर ग्राफिक्स. दे हैंडल ग्राफिक्स, दे हैंडल हाउ यू विल सी थिंग्स, दे हैंडल हाउ विच कलर यू विल यू सी थिंग्स, किस तरह से प्रोसेसिंग होगी आपकी. It's a very interesting and very important thing for today's computers. So recent successes क्या हैं artificial intelligence की? Faster computers हो गए. IBM 704 vacuum tube machine that played chess in 1958 could do about 50,000 calculations per second. जिसने 1958 में गैरी कैस्परोव के साथ खेला ना चेस, वो मशीन 50,000 कैलकुलेशंस कर सकती थी पर सेकंड. डीप ब्लू 50 बिलियन कैलकुलेशंस कर सकता था पर सेकंड. आज हमारे पास प्रोसेसिंग पावर इससे कहीं ज़्यादा है. वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 100,000 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड. अवर मशीन्स आर डूइंग दैट. सो व्हाट वी आर यूजिंग इट फॉर? वी आर यूजिंग इट फॉर स्टैटिस्टिकल डोमिनेंस. हम क्या कर रहे हैं? उनको यूज़ करते हुए बिग डाटा पे काम कर रहे हैं. देयर वर नॉट, इतने बड़े डाटा को हैंडल करना, फेसबुक के डाटा को हैंडल करना, गूगल के डाटा को हैंडल करना, इट वॉज नॉट feasible, it was not possible for the machines which is doing 50,000 calculations per second. 50,000 is not a very big number. So today we are doing it for machine learning. We are providing big data, we are providing millions of terabytes to the computers, and they are learning it, they are doing statistical approaches on that. Deviations क्या कहती हैं हमें, means क्या कहते हैं, mods क्या कहते हैं, उसके थ्रू machines learn कर रही हैं actually कि क्या काम किस तरह से बेहतर तरीके से किया जा सकता है. So period of unjustified optimism followed by periods of disillusionment and reduced funding. So history में यही हुआ कि बहुत ज़्यादा काम जब हो गया तो उसके बाद फिर फंडिंग की ज़रूरत पड़ी कि इसको डेवलप कैसे किया जाए, लेकिन वो डेवलपमेंट फिर नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फंडिंग. So look at this graph for a few minutes. Let's talk about that. So it's actually showing that New York Times, which is a media outlet, अखबारात मैगजीन वगैरह छापते हैं ये. न्यू यॉर्क टाइम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि टोटल मीडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहता था और क्या कहता है. 1995 में
जो आपको ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है, दिस ऑरेंज लाइन इज़ बेसिकली शोइंग के पेसिमिस्टिक आर्टिकल्स कितने थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उस वक्त में। पेसिमिस्टिक का मतलब यही होता है कि ऐसे आर्टिकल्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुरा समझते थे कि इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना हमें। और ब्लू लाइन वो शो कर रही है कि ऑप्टिमिस्टिक कितने ज़्यादा थे, कितने ज़्यादा आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हो रहे थे जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छा शो करवाया जा रहा था और उसके बारे में तारीफ़ें की जा रही थी, उसके फ़ायदे गिनवाए जा रहे थे। सो इज़ यू कैन सी 1985 1990s में ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा थे, पेसिमिस्टिक कम थे। अराउंड 1995 से लेके 2000 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसानात को ज़्यादा दिखाया गया, ये वाला जो आपको हिल नज़र आ रही है, और ऑप्टिमिस्टिक उतने ही रहे। लेकिन आज अगर हम देखें 2010s और 15s के बाद, तो यहाँ पर 2015 के बाद से ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हैं लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और 2017 की स्टडी है, 2021 या 2022 की स्टडी अगर आपने देखनी है तो यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड लुक एट इट एंड यू विल सी व्हाट आर टुडेज ट्रेंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हम आज ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या फिर ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, सो सिल्वर बुलेटिज्म, सिल्वर बुलेट, इट्स अ फ्रेज वी यूज़। सिल्वर बुलेट का मतलब ये होता है कि वन बुलेट टू किल एवरीथिंग। सिल्वर बुलेट का मतलब ये होता है। आयरन बुलेट जो कि यूजुअली जो बुलेट्स यूज़ होती हैं उससे एक बंदा मरता है, वो किसी पर काम करती हैं किसी पर नहीं करती, देयर आर बुलेट प्रूफ थिंग्स। सिल्वर बुलेट का मतलब होता है कि उसको वो उससे कोई नहीं बच सकता। सो सिल्वर बुलेटिज्म किसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? द टेंडेंसी टू बिलीव इन अ सिल्वर बुलेट फॉर एआई कपल्ड विद द बिलीव दैट प्रीवियस बिलीव्स अबाउट सिल्वर बुलेट्स वर होपलेसली नाइव। व्हाट इज एक्चुअली सेइंग? इट्स एक्चुअली सेइंग कि अगर आप ये कह रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है और आप कल ये नहीं कह रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छी चीज़ है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है ये, बट इसको समझने की कोशिश करना। अगर आप ये कह रहे हो कि एआई आज बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एडवांटेजियस चीज़ है, और कल आप ये कह रहे थे कि ये एडवांटेजियस चीज़ नहीं है, तो मैं आपकी बात पर आज कैसे बिलीव कर लूँ? हो सकता है कि फ्यूचर में आप कोई ऐसे डिसएडवांटेजेस इसके देखें जिसमें आप कहें कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो द पॉइंट इज़ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट जिसको आप कहें कि या तो ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है या सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। देयर आर एडवांटेजेस टू दैट, देयर आर डिसएडवांटेजेस टू दैट एज वेल। As soon as machines get good at performing some task, the task is no longer considered to require much intelligence. बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई काम मशीन करने लग जाएगी तो हम उस काम को इंटेलिजेंट समझना कम कर देते हैं कि ये काम तो ऐसे हो रहा है, ये काम तो मशीन कर लेगी, ये काम इंटेलिजेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है, समझ लिया है कि ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट एंड मशीन्स आर नॉट। अगर हम ये बात समझते हैं कि ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट एंड मशीन्स आर नॉट, तो इसका मतलब ये है कि मशीन कितना ही अच्छा काम कर ले, आपको हमेशा वो एज अ थ्रेट लगेगा और आपको लगेगा नहीं, मशीन को भी तो ह्यूमन ने ही प्रोग्राम किया है। सो हाउ अबाउट कि मशीन्स अगर ह्यूमन अगर मशीन्स को प्रोग्राम कर रहे हैं तो मशीन जितना ही अच्छा काम कर ले वो ह्यूमन से अच्छा काम तो नहीं किया उसने, क्योंकि उसके बनाने वाला भी कोई ह्यूमन है। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट जैसे ही एक मशीन काम कर लेती है तो हम ये समझते हैं कि वो काम अब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉर अ ह्यूमन। Weapons, artificial intelligence powered weapons are there as well, like we saw the video of a drone the other day. इसके अलावा भी हम देख रहे होते हैं काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि they are considered a threat to humanity, a threat to human life, but they are existing because they are much more advantageous than they are of disadvantage. So will robot take our jobs? Yes or no? What do you, give me your opinion on that? What do you think about this specific question?
Alright, like Furqan Nazir is saying that it will impact on the percentage of jobs if robots or machines, intelligent machines, keep taking our jobs. Like field of automobiles, manufacturing and production. And yes, you're right, because those are the fields that require heavy work, and heavy work, or you can say like uh, precise work, ऐसा वर्क जिसमें बारीकी से काम किया जाता है. Humans are not reliable subjects to do that work mostly. So obviously that kind of jobs where precision is required, where a heavy workload is required, machines might take our jobs in a very percentile way, not the whole thing. So you're right, Furqan, like you're saying, uh, machines, it is a two-headed sword. Machines are making our work easier, but yes, obviously they are taking our jobs as well. But it's not always a disadvantage situation. It can be a very interesting and can be a very uh, benefit. It can be a very good benefit for the human race as well. But obviously it's about how you see it. It's not only one thing कि भाई कहेंगे या तो ये advantageous ही चीज़ है या फिर disadvantage है. This is where we come towards Moravec's paradox, and it is a very interesting paradox. Paradox means a thing that cannot be solved. ऐसी चीज़ जो कि solve नहीं हो सकती. It's हमें पता है कि ये चीज़ ऐसे भी है और ऐसे भी है, हम इसको किसी एक तरफ नहीं रख सकते. It's called a paradox, a thing that is not solvable. So Moravec's paradox says, ब्लू में जो लाइन लिखी हुई है इसको ज़रा पढ़ें, एक दफ़ा आप खुद पढ़ लें, फिर मैं समझाता हूँ इसको ताकि थोड़ा बहुत आपके जहन में भी हो जब मैं समझाऊँ. So read it out, and then I will try to make you understand what this paradox actually means. The meeting is again going to end in 10 minutes on its own. We will rejoin. Yeah, you are saying like theory of relativity is yet a paradox. It's not actually a paradox, theory of relativity. It's it's solved. Theory of relativity is solved. It's agreed upon. It's not a paradox. But it's not totally understood because it's not practically available to us as of yet. इस वजह से it's not conclude, you're saying it's not concluded. No, it's as of now it's concluded. असल में मसला ये है कि जिस चीज़ पर वो conclude हुई है that is only mathematics. This is not a practical thing. हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया theory of relativity को. We have not gone out of time. We have not gone out of the space in itself. So there are theoretical things जो कि prove हो गई हैं. They are concluded. But the thing is that
it cannot be practically achievable, so we cannot be really sure that if that what that thing is actually telling us is true or not. ये एक्चुअली इशू है. सो पैराडॉक्स, जो मोरावेक्स पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप एक तरफ से सॉल्व करो एक चीज़ को तो वो दूसरी तरफ से उलझ जाए, दूसरी तरफ से सॉल्व करो तो वो इस तरफ से उलझ जाए. देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दैट. इसको कहते हैं पैराडॉक्स. कि आप एक चीज़ को एक तरफ से सॉल्व कर लिया आपने, पता लगा कि वो दूसरी तरफ से ख़राब हो गई, दूसरी तरफ से सॉल्व किया तो पता लगा पहली तरफ से जहाँ से आपने किया था वहाँ से ख़राब हो गई. तो पैराडॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी सॉल्व ना हो सके. तो मोरावेक्स पैराडॉक्स ये कहता है, मोरावेक ने ये कहा 1988 में, होपफुली आपने ये पढ़ी होगी पूरी लाइन जो ब्लू कलर में लिखी हुई है. It says that it is comparatively easy to make computers exhibit adult level performance on intelligence tests or playing checkers, and difficult or impossible to give them the skill of a 1-year-old when it comes to perception and mobility. It says कि computers को आप इस तरह तो intelligent बना सकते हैं कि आपने उसको chess खेलना सिखा दिया, आपने उसको checkers खेलना सिखा दिया, आपने उसको data को process करना सिखा दिया, आपने उसको जहाज़ उड़ाना सिखा दिया. Okay, they are intelligent machines now. Okay, I agree. But it says, Moravec says that आप इसको वो सारी चीज़ें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं जो कि एक अडल्ट बंदा करता है. ठीक है, एक समझदार बंदा करता है, एक ऐसा बंदा जो कि अपने होशो हवास में हो. लेकिन आप कंप्यूटर को ये नहीं सिखा सकते कि एक साल का बच्चा, एक 2 साल का बच्चा कैसे बिहेव करता है. आप उसको ये नहीं सिखा सकते. कहा क्या जा रहा है बेसिकली, सिनेरियो को बड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा. एक साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, आप लोगों ने किया होगा एक्सपीरियंस. वो चीज़ों को जिस तरह से सीखता है एक अडल्ट उस तरह से नहीं सीखता. हम ये समझते हैं कि हम एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, हम 2-4 दफ़ा लिख लेंगे तो हम चीज़ याद रहेगी, हम समझ लेंगे वगैरह वगैरह. लेकिन एक साल का बच्चा कैसे समझता है ये हमें नहीं पता. क्योंकि जब हम 1 साल के थे और जब हम समझ रहे थे मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तब हम में ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम उसकी मशीन बना सकें और मशीन को ये समझा सकें, या किसी बड़े को हम ये समझा सकें कि हम कैसे सीख रहे हैं. और आपको पता होगा कि जो 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जो चीज़ें जितनी रैपिडली सीखता है, जितने अच्छे तरीके से सीखता है, उतना एक अडल्ट नहीं सीखता. ठीक है, आई थिंक यू ऑल अग्री टू दैट कि एक साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जितनी अच्छी तरीके से कैच करता है चीज़ों को, जितने अच्छे तरीके से क्विकली कैच करता है, सीखता है छोटी छोटी चीज़ों को, उतना एक अडल्ट नहीं सीखता. अग्री और नॉट. सो इसका मतलब ये है कि उसमें लर्निंग पावर ज़्यादा होती है. अब वो लर्निंग पावर कैसे करता है ज़्यादा, किस तरह से वो सीखता है रैपिडली, किस तरह से उसमें ये पावर आती है, दैट पर्सन, दैट 1-year-old पर्सन इज़ नॉट एबल टू टीच अस दैट. और कंप्यूटर्स कौन बना रहे हैं, कंप्यूटर को इंटेलिजेंट कौन बनाना चाह रहा है, अडल्ट. ठीक है, एक ऐसा शख्स जो 17-18 साल का हो चुका है, उसको पता है कंप्यूटर्स के बारे में और वो काफ़ी हद तक कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा है, एआई पढ़ रहा है वगैरह वगैरह. वो उसे पता है कंप्यूटर्स कैसे बनाने हैं, कंप्यूटर्स कैसे सीखते हैं, वो अपनी सीखी हुई चीज़ें खुद ने कैसे सीखा वो कंप्यूटर को सिखा सकता है. लेकिन असल में जो रैपिडली सीख रहा है एक बच्चा, वो कंप्यूटर को नहीं सिखा सकता. ऑब्वियसली वो खुद सीख रहा है. सो इट्स अ पैराडॉक्स. अगर इस पैराडॉक्स को हमने सॉल्व करना है, अगर एक कंप्यूटर में मुझे ये कैपेबिलिटी डालनी है कि वो इस तरह से सीखना शुरू हो जाए जैसे एक साल का बच्चा सीखता है, तो या तो मुझे वो कंप्यूटर डिज़ाइन करवाना पड़ेगा उस 1 साल के बच्चे से. वो 1 साल का बच्चा जिसे वो सीख रहा है, कैसे सीख रहा है वो उसे पता होगा और वो कंप्यूटर बनाए उसी वक्त, ताकि वो कंप्यूटर उस तरह सीखने लग जाए जिस तरह वो 1 साल का बच्चा सीख रहा है. राइट. या फिर एज एन अडल्ट मैं वो सारी बातें समझूं कि एक छोटा बच्चा कैसे सीख रहा है, बाय स्टडिंग हिज ब्रेन और वॉट एवर. सो इट्स अ पैराडॉक्स. इस चीज़ को सॉल्व करने का मकसद ये है कि अगर मैं कंप्यूटर्स को वाकई इंटेलिजेंट बनाना चाह रहा हूँ तो एक्चुअल इंटेलिजेंस, एक्चुअल लर्निंग इंटेलिजेंस इज़ नॉट इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, इट्स इन अ 2-year-old ह्यूमन बीइंग. Early AI researchers concentrated on the tasks that they themselves found the most challenging. Abilities of animals and the 2-year-olds were overlooked.
क्या चीज़ें एआई में डाली गई, क्या चीज़ें अर्ली एआई में डाली गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में डाली गई, वो चीज़ें जो कि मुझे एज एन अडल्ट लगता है कि ये चीज़ मुश्किल है, वो चीज़ मैंने एआई में डालना शुरू कर दी। तो जो मुझे मुश्किल लग रही है अगर वो मशीन में डाल रहा हूँ तो क्या मशीन इंटेलिजेंट हो गई? नहीं, जो मुझे मुश्किल लग रही है हो सकता है कि वो किसी दूसरे शख्स के लिए इतनी मुश्किल ना हो। वो मेरी मशीन को कहेगा नहीं आपने इंटेलिजेंट मशीन नहीं बनाई, आपने अपने लिए इंटेलिजेंट बनाई होगी लेकिन ये इंटेलिजेंट नहीं है। सो वी आर लीस्ट कॉन्शियस ऑफ वॉट आवर ब्रेन्स डू बेस्ट। अ स्मॉल सेंटेंस बट अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। जिस चीज़ में हम सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिस चीज़ में हमें कमांड हासिल होती है, उस चीज़ के बारे में हम लीस्ट कॉन्शियस होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा गौर से समझना। अगर आप लेट से आप में से अगर कोई या आप किसी ऐसे शख्स से मिलें जो कि स्केचेस बड़े अच्छे बनाता हो, स्केच बनाता हो, एक इंसान को देखेगा सामने और उसका स्केच बना देगा बड़ा अच्छा रियलिस्टिक, आप उससे पूछेंगे आप ये कैसे कर लेते हैं, मुझे सिखाएं, तो वो ये कहेगा यार ये तो नेचुरली मुझे आता है, मैं ये समझा नहीं सकता, मैं ये थोड़ी सोचता हूँ, ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि वो आपको क्या कहेगा। हर तरह के स्किल में यही बोला जाता है बंदे को। वो ये कहेगा कि यार ये तो मैं जब बनाता हूँ तो मुझे जहन में आती रहती है चीज़ें, मैं ये कैलकुलेट थोड़ी करता हूँ कि यार इसका यहाँ पर शेडो आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पर इतना ब्लैक करूँ, मैं इसको कैलकुलेट करूँ, उसको फिर स्केल से नापूँ, मैं ये थोड़ी करता हूँ। मेरा सिर्फ हाथ शुरू होता है और चलता रहता है। लीस्ट कॉन्शियस, उसे नहीं पता होता वो कैसे कर रहा है लेकिन वो करता है, जिसको हम कहते हैं नेचुरली स्किल्ड पीपल होते हैं। क्रिकेट आप खेलते होंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली अच्छा खेलते हैं। उनसे आप पूछें यार ये शॉट तुमने कैसे खेली, वो कहेगा यार मुझे पता नहीं था, बस वो आई बॉल मैंने देखी और वहाँ पे खेल दी, मुझे नहीं पता लगा कि मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया कि ये बॉल यहाँ आएगी तो यहाँ घूमेगी और फिर मुझे इसको ऐसे खेलना चाहिए, वो बस इंस्टिंक्टिवली मैंने किया। सो जो काम हमारा दिमाग बड़े अच्छे तरीके से करता है ना, वो काम हम लीस्ट कॉन्शियस होते हैं उस काम के बारे में। जिस काम को आप समझते हैं ना कि वो आपका टैलेंट है, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, अगर आपको लगता है कि आप में कोई एक ऐसा टैलेंट है, कोई भी टैलेंट हो सकता है कि यार ये काम बड़ा मैं अच्छा कर लेता हूँ, तो कभी ट्राई करना वो काम एक्सप्लेन या सिखाने की दूसरे को। आपको पता लगेगा कि आप वो काम खुद सोचते कम हो, उसके बारे में करते ज़्यादा हो। अगर वो आपको बोलेगा यार वो काम मुझे सिखा दो, सो वी आर लीस्ट कॉन्शियस ऑफ व्हाट। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जो काम मैं अच्छा करता हूँ वो कंप्यूटर भी अच्छा कर ले, तो मुझे पहले उस काम को समझना पड़ेगा कि वो मैं कैसे करता हूँ। और अगर मैं उस काम में लीस्ट कॉन्शियस हूँ तो ऑब्वियसली वो चीज़ मैं कंप्यूटर को नहीं सिखा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, द मीटिंग हैज़ एंडेड, मैं ज़रा दोबारा ज्वाइन कर लूँ। हाँ ओके, यस द स्क्रीन इज़ विजिबल राइट, and the voice is clear as well hopefully, kindly confirm. okay, so ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि what our brains do best, we are least conscious about it, hence we cannot teach a computer to do it at that level on which we are doing it. So sensory motor skills took millions of years to evolve, whereas abstract thinking is a relatively recent development. Abstract thinking जो है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब यही है क्रिएटिव थिंकिंग। कैन अ कंप्यूटर पेंट, कैन अ कंप्यूटर राइट अ स्क्रिप्ट, कैन अ कंप्यूटर राइट अ सॉन्ग, कैन अ कंप्यूटर मेक अ मेलोडी, these types of things, these creative things are recent developments in AI. They are still working on that, but जो sensory motor skills हैं कि चीज़ को उठाना कैसे है, हाथ कैसे काम करता है, पाँव कैसे काम करता है, calculations किस तरह से होती हैं, these were some of the early inventions of artificial intelligence. सो टू ब्रेन सिस्टम हम देखते हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 इज़ फास्ट, ऑटोमेटिक, सबकॉन्शियस एंड इमोशनल। सिस्टम 2 इज़ स्लो, एफर्टफुल, लॉजिकल एंड कैलकुलेटिंग कॉन्शियस। क्या हम दो ब्रेन्स पे काम कर रहे हैं या एक ब्रेन पे काम कर रहे हैं? हम एक ब्रेन पे काम कर रहे हैं, हम दो ब्रेन्स पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हम कह सकते हैं। एक पार्ट क्या है जो सिंपल काम करता है, लाइक किसी की आवाज़ पहचानना, चलना कैसे है, कोई कैसे चलता है, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, ये चीज़ें, ड्राइविंग कैसे करते हैं, ये एक पार्ट करता है हमारा सिस्टम का, जो कि सबकॉन्शियस होता है, हमें नहीं पता होता। ड्राइविंग आपने एक दफ़ा सीख लिया, अब आप ड्राइव कर रहे हैं, आप हर दफ़ा सोचते नहीं हैं कि आप कैसे ड्राइव करते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं आप हमेशा प्लस नहीं करते, आपको पता होता है 2 और 2 4 होते हैं। 100 और 100 कितने होते हैं आपको पता है 200 होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर आप देखते हैं कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो क्या लिखा हुआ है आप पढ़ लेते हैं, आपको उसको
हिज्जे करने की, आपको उसको स्पेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दिस इज सिस्टम वन ऑफ आवर ब्रेन. द सिस्टम टू इज़ अ वेरी इफेक्टिव वन, और वो थोड़े से एफर्टफुल काम करता है. स्लो है बट एफर्टफुल काम करता है. कोई एक काम किस किस तरीके से करना है, टेक्स्ट फॉर्म किस तरह से भरना है, पेपर किस तरह से देना है, पेपर में एक सवाल को पढ़ना कैसे, उसका जवाब क्या देना है, वगैरह वगैरह. ये वो चीज़ें हैं जो कि सेकंड सिस्टम ऑफ द ब्रेन करता है. सो ठीक है. हाँ, सो पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ आवर कोर्स विल बी, एक पार्ट हम करेंगे सीक्वेंशियल रीजनिंग से रिलेटेड और एक पार्ट हम करेंगे पैटर्न रिकग्निशन से रिलेटेड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सीक्वेंशियल रीजनिंग. हमारे कोर्स का ज़्यादातर हिस्सा सीक्वेंशियल रीजनिंग पे रहेगा. सीक्वेंशियल रीजनिंग लाइक एक आपकी स्टार्ट स्टेट है और एक आपकी एंडिंग स्टेट है. क्या बेस्ट पाथ है आपको स्टार्ट से एंड तक जाने का. कोई गेम खेलना है तो उसमें क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, किस किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. एंड देन पैटर्न रिकग्निशन लर्निंग का एक हिस्सा होगा हमारे कोर्स का, जिसमें हम देखेंगे कि इमेजेस को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, इमेजेस को किस तरह से स्टडी किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, इसका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें लेंगे हम. सो लाइक आई सेड, ये फ़िलासफ़ी ऑफ द क्लास हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने शो की थी आपको. You can study that on your own. So we are going to study that so we are going to study these kinds of things in our course in the upcoming lectures. Again I'm reminding you, next week's classes, इस week तो हम चल रहे हैं, but next week's classes will all be on MS Teams. CMS पे enrollment अगर लेट हो रही है तो होती रहे, but MS Teams के ऊपर नेक्स्ट वीक यानी कि आफ्टर संडे जो हमारी क्लासेस होंगी, हो सकता है हम सैटरडे को भी क्लास रखें या संडे को भी रखें एक आधी क्लास. सो आफ्टर संडे जो हमारी क्लासेस होंगी दैट विल बी ऑन टीम्स. सो ईमेल IT या कल यूनिवर्सिटी का भी दिन होगा, फ्राइडे है तो आप जाकर चक्कर लगाएं, ईमेल करें, कॉल करें, व्हाटएवर. अपनी IDs को रजिस्टर करवाएं दोबारा जो ऑफिस 365 की है, ताकि MS Teams के ऊपर आप रजिस्टर हो सकें, क्योंकि नेक्स्ट वीक की जो क्लासेस होंगी उसमें हम एक क्विज़ और एक असाइनमेंट भी रखेंगे. सो उसके लिए ऑब्वियसली आपको इनरोल होना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू कैन नॉट अटैम्प्ट द क्विज़. सो आफ्टर संडे आवर क्लासेस एंड क्विजेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी हैपनिंग ऑन MS Teams. So you are required to generate your email ID or whatever the IT is asking you to do that as soon as possible, so that you will be able to attend the classes. Let's take a break of a few minutes, then we will start the lab of artificial intelligence. So let's meet after a few minutes.